लोग किसके साथ हैं? बयानवीरों के साथ हैं क्या कोई लोग? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। रामचरितमानस के अपमान पर महागठबंधन में दो फाड़ की स्थिति है। जेडीयू ने शिक्षा मंत्री के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो आरजेडी शिक्षा मंत्री के बयान से पूरी तरह उसके साथ खड़े हैं। और जब आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री के साथ खड़े दिख रहे हैं, तेजस्वी के समर्थन के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या सोची समझी रणनीति के तहत शिक्षा मंत्री से इस तरह का बयान दिलवाया गया? क्या आरजेडी बिहार में ध्रुवीकरण की कोशिश में अभी से ही लग गया है? क्या आरजेडी सनातन धर्म के अपमान और इस्लाम के सम्मान की सियासत पर उतर आया है? क्या आरजेडी अब रणनीति पर आगे की राजनीति करेगा? लोग किसके साथ हैं? बयानवीरों के साथ हैं क्या कोई लोग? रामचरितमानस पर बिहार में मचे घमासान के बीच पहली बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शिक्षा मंत्री के बयान को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि जनता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के साथ है, न कि बयानवीरों के साथ। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लाख कोशिशों के बावजूद महागठबंधन एकजुट है और कुछ होने वाला नहीं है। तो जब से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने यह बयान दिया है, उस बयान के विरोध में एक तरफ जेडीयू खड़ा है, तो दूसरी तरफ आरजेडी पूरी तरह से चंद्रशेखर के साथ है, क्योंकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उनके बयान पर खुलकर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए, बल्कि अपनी बातों से उस बयान को टालते नजर आए। लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, उन्होंने महागठबंधन बनाया। लोग किसके साथ हैं? बयानवीरों के साथ हैं क्या कोई लोग? तो बयानवीर के साथ कोई नहीं, नेता के साथ है लोग। तो एक बात समझ जाइए, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, इसमें क्या है? मुद्दे की बात कीजिए ना। मुद्दा क्या होना चाहिए? ये कोई मुद्दा है? और इससे कितना भी लोग को थोड़ी बहुत मानसिक संतुष्टि मिल गई होगी कि भाई चलो बड़ा बढ़िया लाइन पकड़ाया है, यही मौका है, तो सब लोगों को पहचाना जाता है, जानते हैं कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी लोग एड़ी अलगा करके भाषण दे, बयान दे, आप लोग कुछ लोग सब लोग जान रहे क्या हो, तो इसमें नहीं। अभी ये चल रहा है, बात सुन लो, अभी डिस्कोर्स चला जाएगा इस पे, हिंदू मुसलमान पे, फिर आएगा डिस्कोर्स, कुछ दिन बाद पता चलेगा कि ईडी जो है फिर से आ गई, तेजस्वी के पास बड़ा संपत्ति है, फिर से जांच होगी, फिर केस होगा, फिर मुकदमा होगा। अरे सब जानते हैं लोग, काहे आप लोग चिंता करते हैं? हम लोगों का काम है, जिस कमिटमेंट के साथ सरकार में आए हैं, लोगों को 10 लाख रोजगार दिलाने का, वो हम लोग दिलाएंगे। और तेजस्वी के बयान पर सवाल उठ रहे हैं, और सवाल ये कि आखिर कौन है वो बयानवीर? तेजस्वी ने किसे बयानवीर कहा? क्योंकि ये कहा तेजस्वी यादव ने कि बयानवीर के साथ कोई नहीं है। सवाल यह भी है कि कौन है महागठबंधन का बयानवीर? शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर खुलकर आखिर तेजस्वी क्यों नहीं बोले, यह बड़ा सवाल है। तो सवाल यही है कि आखिर वो बयानवीर कौन है जिसको तेजस्वी यादव ने कहा कि बयानवीरों के बयान से कुछ नहीं होता। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर तेजस्वी यादव आखिर खुलकर कुछ क्यों नहीं बोले? तेजस्वी का इशारा जेडीयू या आरजेडी नेता की तरफ है। सवाल यह भी है कि चंद्रशेखर या सुधाकर को क्या उन्होंने बयानवीर कहा? शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर आखिर तेजस्वी यादव खुलकर कुछ क्यों नहीं बोले? कहीं उपेंद्र कुशवाहा पर तो तेजस्वी ने निशाना नहीं साधा? क्या तेजस्वी का इशारा जेडीयू की तरफ था या आरजेडी की तरफ है?
और वहीं कांग्रेस ने भी इसे आरजेडी का अंदरूनी मामला बताया है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ दिया है। श्री राम जी का आदर्श व्यक्तित्व था, उसको सीखने समझने की प्रेरणा मिलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चित्रण है रामायण में, तो सब लोग उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। बाकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई कुछ बोल रहा है, हम लोगों को कुछ नहीं कहना है, लेकिन मेरा स्टैंड साफ है। मैं रामायण को हर व्यक्ति से, हर घर से। तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर कांग्रेस ने इसे आरजेडी का अंदरूनी मामला बताया है और कहा है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। और कुल मिलाकर रामचरितमानस पर सियासी महाभारत जारी है। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी, आप शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का बचाव करके क्या करना चाहते हैं? बिहार में हिंदुओं को अपमानित करा करके और जातीय आपस में विभेद करा करके आप क्या करना चाहते हैं? आपस में जातियों को लड़ाना चाहते हैं, बिहार का विनाश कराना चाहते हैं। आप जो है जिस तरह से धीमा कुश्ती महागठबंधन में कर रहे हैं, इधर शिक्षा मंत्री को भी जगा दे रहे हैं और उधर जो है आप बयान बहादुर भी बन रहे हैं। बयान बहादुर किसको कहते हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी को, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर बोल रहे हैं। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ये सत्य है कि बिहार में महागठबंधन में नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी अभिभावक की तरह हैं, परंतु जब भी महागठबंधन में कोई विवादास्पद बयान आ जाता है या विवादास्पद कोई घटना हो जाती है जिससे लोगों की भावनाएं आहत हों, तो ये सभी महागठबंधन के सभी साथियों की जिम्मेदारी है कि इस तरह के विवाद को तुरंत खत्म किया जाए। ये महागठबंधन को असली मुद्दों से भटकाने की साजिश है और ऐसे लोग गठबंधन की जड़ में मट्ठा डालने की कोशिश करते हैं। राजद की तरफ से हमेशा कहा गया है कि किसी भी मामले पर फैसला लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव जी के संज्ञान में यह पूरा मसला है। आने वाले समय में ऐसे नेताओं पर वो लगाम लगाएंगे, कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा मंत्री के मुद्दे को लेकर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। वहीं आरजेडी ने महागठबंधन में ऑल इज वेल की बात कही है। साथ ही यह भी कहा कि बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगी। में ऑल इज वेल है। जो लोग ये चाह रहे हैं खेल बिगाड़ना या महागठबंधन में कुछ देख रहे हैं, उनको कुछ हाथ नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा चकनाचूर कर दिया गया 6 महीना पहले ही। अब आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने महागठबंधन बिहार की जनता की भलाई के लिए बनाई है और 2024 में दिल्ली पर चढ़ाई के लिए बनाई है। तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के हालिया बयान पर मचे घमासान को भले ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव साजिश बता रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर ने इससे पहले एक और विवादित बयान दे रखा है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म ही मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला एकमात्र धर्म है। और इसी को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। सत्ताधारी महागठबंधन की पार्टी जेडीयू अपने साथी आरजेडी को नसीहत दे रही है, तो विपक्ष सरकार पर तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहा है। रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने अपने ट्विटर हैंडल से शिक्षा मंत्री के उस बयान को पोस्ट किया है, जिसमें चंद्रशेखर ने इस्लाम को मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला एकमात्र धर्म बताया है। सुनिए वो वायरल बयान। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताते हुए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि उन्होंने कुरान पढ़ा नहीं, इसलिए वो कुरान के बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उसी शिक्षा मंत्री का इस्लाम पर दिया पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो इस्लाम को मोहब्बत
और ईमान का पैगाम देने वाला एकमात्र धर्म बता रहे हैं। मंत्री जी के दोनों बयानों को सुन लीजिए। कुरान के कुछ आयतों पर है आपत्ति आपको? कुरान के किसी आयत पर? मैं कुरान पढ़ा हूं जो बोलूं? मैं हिंदू हूं और किसी भी हिंदू के ठेकेदार से ज्यादा हिंदू हूं। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। रामचरितमानस और अब इस्लाम धर्म पर दिए चंद्रशेखर के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि मामले पर आरजेडी को संज्ञान लेना चाहिए, तो जेडीयू के ही एक विधायक डॉक्टर संजीव कुमार तो शिक्षा मंत्री को धर्म बदलने तक की नसीहत दे रहे हैं। सभी धर्म के मानने वाले लोगों का सम्मान करती है और यह राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सक्षम है इस पर संज्ञान लेने के लिए और जो उचित हो वो करने। मुझे लगता है कि इनकी मानसिक स्थिति थोड़ी खराब हो चुकी है। अगर नहीं हुई है, हो सकता है कि लोगों को का ताली देख करके ये अनाप शनाप बोलने लगे, ज्यादा उत्साहित हो गए, तो अभी भी वक्त है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको सामने आकर के माफी मांगना चाहिए। गलती करके डिफेंड नहीं करें। अगर आप माफी मांगने से इनकार करते हैं तो बेहतर होगा कि आप अन्य धर्म में चले जाएं, हिंदू धर्म त्याग दें, आप इस्लाम का पालन करने लगे। धर्म ग्रंथ और धर्म को लेकर जब मामले ने तूल पकड़ा तो मौका विपक्ष को बैठे बिठाए मिल गया। बीजेपी सरकार पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप मढ़ रही है। सनातन संस्कृति तो सभी के पूजा करता है। जीव जंतु, पेड़, पहाड़, पौधा, हर एक व्यक्ति में, हर एक जीव में परमात्मा को देखता है। वो सनातन संस्कृति आपको पसंद नहीं है और वोट के राजनीति के लिए सिर्फ इस्लाम में ही आपको मोहब्बत का पैगाम नजर आता है। सिर्फ एक धर्म का अपमान करेंगे, हिंदुओं का अपमान करेंगे और मुसलमानों को सम्मान करेंगे तो कहीं का नहीं रहेंगे। जो जमी का नहीं है वो कहीं का नहीं है। आप लोग का नाश तय है। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के नफरत वाले बयान पर जेडीयू हमलावर है। पार्टी के नेता शिक्षा मंत्री पर संज्ञान लेने और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को छोड़ दें तो पूरा आरजेडी नेतृत्व चुप है, खामोश है। न तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद बोल रहे हैं, न ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और न ही तेज प्रताप यादव। आखिर ये नेता चुप क्यों हैं? इन नेताओं के मन में क्या है? रामचरितमानस पर आरजेडी के मन में क्या है? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां रास्ता विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है। मारपीट में महिला सहित 11 लोग घायल हुए हैं। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना गोपालपुर थाना के नरहवा शुक्ल गांव की है। बताया जा रहा है कि रास्ता विवाद को लेकर मदन बैठा और उसके पड़ोसी भोला बैठा के बीच मारपीट हो गई, जिसमें 11 लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्ष की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। और छपरा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। छपरा में नाबालिग से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। सदर अस्पताल में नाबालिग का इलाज चल रहा है। 2 युवकों पर रेप का आरोप लगा है। अगवा कर रेप करने का आरोप 2 युवकों पर लगा है और फिलहाल नाबालिग को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जमुई में सोनो ब्लॉक में लोगों ने जातीय जनगणना का विरोध किया है। दरअसल जातीय जनगणना में सोनो प्रखंड के चुरहेत पंचायत के अमेटियाडी गांव का नाम मडरो दर्ज किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अब जो भी नया आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड बन रहा है उसमें उनके गांव का नाम अमेटियाडी के बदले मडरो दर्ज है और ग्रामीणों ने इसे लेकर विरोध जताया है। साथ ही गांव का नाम नहीं बदले जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने जातीय जनगणना को बंद करवा दिया है। इस गांव की आबादी करीब 2000 है, जहां मतदाताओं की संख्या लगभग 1200 है। इस मामले में सोनो के बीडीओ का ने भी जानकारी से इनकार किया है और ग्रामीणों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। जातिगत संख्या को जुटाने के लिए बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, लेकिन यही जातीय जनगणना जमुई जिले के सोनो प्रखंड के एक गांव के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हम खड़े हैं अमेठियाडीह गांव।
जो आज से नहीं, अगर गांव की बात कहा जाए तो इस गांव का इतिहास सैकड़ों साल से है। लेकिन जब जातीय जनगणना करने के लिए यहाँ पर कर्मी आए तब पता चला कि सरकारी कागजात में इनके गांव का नाम अब है ही नहीं। अब ये गांव का नाम दूसरे बगल के गांव से जोड़ कर देखा जा रहा है। क्रमित मध्य विद्यालय अमेठिया डी है जो चुरहैत पंचायत में है। और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि अब जो आधार कार्ड इस गांव में बन रहा है इस गांव के लोगों का, तो उसमें मडरो गांव लिखा रह रहा है, जबकि अमेठिया डी गांव होना चाहिए था। अगर पुराने आधार कार्ड में देखा जाए तो पुराने आधार कार्ड में अमेठिया डी है। अब गांव वालों की परेशानी है कि जब जातीय जनगणना करने के लोग आए तो इस गांव का नाम है ही नहीं। कहने का मतलब सरकारी आंकड़े में अब अमेठिया डी गांव नहीं रहेगा, जैसा कि कहा जा रहा है। अब इनकी परेशानी है कि हमारे गांव के नाम के साथ छेड़छाड़ क्यों। कि अभी हमारे जो बैंक खाता है, जमीन जगह है, कहीं से पत्र वगैरह आएंगे, जो बच्चे बाहर में पढ़ रहे हैं, किसी कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो अमेठिया डी के नाम से दे रहे हैं। लेकिन जब अमेठिया डी के नाम से हमारे अगर बच्चे सेलेक्ट कहीं हो जाते हैं, अगर उनका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आएगा तो कहाँ जाएगा? ये जब जातिगत जनगणना करने के लिए आए तो इसके बाद से यह काम खुलासा हुआ। तो क्या अभी आप लोग रोकवा दिया जातीय जनगणना? कुछ कर लिए हैं लेकिन लगभग रोकवा दिया गया है। क्यों रोकवा दिया गया है? हम लोग का नाम गांव से हटा दिया गया है। तो क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं पुराना जो है वही रहे। क्या अमेठिया डी गाँव और क्या? जैसे मर्रों में तो काउंटिंग कोई दिक्कत नहीं हो रहा, मर्रों में तो काउंटिंग हो ही रहा है। अमेठिया डी में स्टार्टिंग में कुछ जो है वो रोक लगाया था, बाद में हम लोग गए समझाए हैं तो कुछ लोग जो राजी हुए हैं काउंटिंग करवाने के लिए भी, हो भी रहा है। कुछ एक आध घर जो है वो जिद पड़े हुए कि नहीं हम लोग जब तक नाम चेंज नहीं होगा हम लोग नहीं करवाएंगे। हम लोग फिर जाएंगे, कोशिश करेंगे, उसको समझाएंगे अच्छा से। ये इस ग्रामीणों ने रुकवा दिया है यह कहकर कि हमारा गाँव का नाम जो अमेठिया डी था वही रहे, दूसरा नाम ना दिया जाए, क्योंकि ये गांव का नाम जो अमेठिया डी है वह पुराना है, प्राचीन है और इसकी पहचान दूर दूर तक है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। 2024 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। आपको बता दें दिल्ली में आज और कल पार्टी की बैठक चलेगी। पदाधिकारियों की बैठक जारी है। बिहार बीजेपी के नेता भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव के एजेंडे पर चर्चा होगी। बीजेपी के लिए बिहार काफी अहम इस बार माना जा रहा है। आपको बता दें कि 9 राज्यों में इस साल चुनाव भी होने हैं और उसको लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो बड़ी बैठक चल रही है इस वक्त बीजेपी की दिल्ली में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के एजेंडे पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। पार्टी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। बिहार के भी नेता इस बैठक में जुड़े हुए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार काफी अहम माना जा रहा है और इसीलिए बिहार में किस तरह से बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करे, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, और हमारे साथ विनीत कुमार जुड़े हुए हैं दिल्ली से संवाददाता। विनीत, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर? विनीत, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताएं इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है, कितनी अहम कहा जाए इस बैठक को 2024 के चुनाव को लेकर? हाँ जी अलीम, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह बैठक जो है वो 2024 की तैयारी को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। और अभी जो है बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में यह बैठक हो रही है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी के साथ साथ सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष में जो है वो इस बैठक में मौजूद है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाम को 4 बजे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो शुरू होगी। उसमें निश्चित तौर पर जिस तरह से इस साल हम देखने में जा रहे हैं कि 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर के मंथन होगा। और साथ ही साथ 2024 में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में होने हैं, उसको लेकर के पार्टी की ओर से रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। तमाम में जो बड़े नेता है, राष्ट्रीय नेता है, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से गुजरात में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई, उससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है। और मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो शाम को 4 बजे
शुरू होगी उसके पहले पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा, जिसमें उनका जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएम नरेंद्र मोदी के 8.5 साल के कामकाज को लेकर के एक प्रदर्शनी का भी आयोजन। चलिए विनीत, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।